नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की एक रिवीजन बैच के तौर पे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण रिवीजन क्लास की कोशिश करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, आर्थिक परिचय, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नदी, झील, झरने, झरोखे, जितनी भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल। और जी हाँ दोस्तों, एक बात और है, ये आपका हैंड रिटन नोट्स हैं। इस नोट्स को भी आप चाहें तो PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और इसको अपने आप से भी मनन कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल भौगोलिक विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 अंश उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार 77 से 84 अंश पूर्वी देशांतर तक है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। आपसे पूछेगा प्रश्न कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत में चौथा स्थान प्राप्त है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान किसका है, आपके यूपी का है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों, कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने देशों के साथ लगी है। राज्य की बात करेंगे तो 8, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका एक दिल्ली है ना, और विदेश की बात करेंगे तो नेपाल। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कुल 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की सीमा 10 से टच करती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले की बात करेंगे तो बलिया, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है, सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की कितने जिले लगे हैं, 11। मध्य प्रदेश के साथ 11 जिलों की सीमाएं टच करती हैं। आइए, इसमें आगरा है आपका, इटावा है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए प्रयागराज आपका आ गया, और मिर्जापुर है, सोनभद्र सहित कुल 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। और उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा यदि किसी के साथ लगती है तो वह मध्य प्रदेश है। बिहार की सीमा कितने जिलों से लगी है, 7। बिहारी आपके क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। बिहारी आपके साथ रहते हैं। बिहार, उत्तराखंड वाले आपके साथ रहते हैं, नेपाल वाले आपके साथ रहते हैं। इन सब की सीमा कितने के साथ लगी है, 7। आइए आगे देखते हैं। सोनभद्र के साथ चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज सहित कुल 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बिहार के साथ लगी है। आगे उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड वाले भी आपके साथ ही रहते हैं, तो 7 जिले लगे। सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत सहित कुल 7 जिलों की सीमाएं टच करती है। हरियाणा वाले भाई अलगे दिखते हैं, 7। इनकी सीमा कितने के साथ लगी है, 6। आपके हो गए सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध, अलीगढ़, मथुरा और बागपत, इनकी 6 के साथ सीमा लगी है। राजस्थान के साथ तो राज की बात है, राज की बात 2 नंबर की होती है, तो राज की बात 2, आगरा मथुरा के साथ लग रही है। हिमाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ सहारनपुर के साथ लगी है। छत्तीसगढ़ की सीमा सिर्फ सोनभद्र के साथ लगी है। झारखंड की सीमा सिर्फ सोनभद्र के साथ लगी है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सीमा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ लगी है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल के साथ कितने लगे हैं, 7।
नेपाल के साथ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी सहित कुल 7 जिले टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के नामकरण की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो नामकरण होता है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा 24 जनवरी 1950 को पड़ा। इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत होता था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम भी उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से घोषणा की गई मनाने की? तो 2018 से। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को कब से मनाया जाता है? 2018 से। और उत्तर प्रदेश के अगर हम पुनर्गठन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया। यूपी के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। राजधानी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से पहले आगरा, आगरा से पहले लखनऊ से पहले इलाहाबाद, इलाहाबाद से पहले आगरा होती थी। राजधानियों की बात करें, प्रशासनिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है भाई? इलाहाबाद। न्यायिक प्रशासनिक राजधानी आपकी लखनऊ, न्यायिक राजधानी इलाहाबाद, धार्मिक बनारस और आर्थिक राजधानी आपकी कानपुर है। राजकीय पशु आपका बारहसिंघा है। सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है ना। राजकीय पक्षी की हम बात करते हैं तो पक्षी आपका सारस है, पुष्प आपका पलाश है, वृक्ष अशोक है, खेल हॉकी है, नृत्य कथक है ना। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की हम बात करें तो हिंदी को जो है 1947 में मान्यता मिली और 1989 में उर्दू को मिली। राजकीय चिन्ह आपका कब स्वीकृत किया गया? 1938 में। इसमें 3 चीजें हैं, 2 मछलियां हैं, तीर धनुष है और 3 तरंग लहरें हैं। राजकीय चिन्ह में आप देखेंगे तो ये 1938 में स्वीकृत किया गया। राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? 1938 में स्वीकृत किया गया। तो ये जो राजकीय चिन्ह आपका स्वीकृत किया गया, इस राजकीय चिन्ह के अंदर 3 चीजें हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो 2 मछलियां बनी हैं। ये 2 मछलियां आपको क्या दर्शाती हैं? ये 2 मछलियां ये बताने का प्रयास करती हैं कि किसी जमाने में यहाँ पर मुस्लिमों का भी शासन रहा है। और बीच में आपका तीर धनुष है। तीर धनुष आपको ये बताने का प्रयास करता है कि इस उत्तर प्रदेश क्षेत्र में राजा राम का भी शासन रहा है। और जो 3 तरंग लहरें हैं वो आपको ये बताने का प्रयास करती हैं कि भैया ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम रहा है। उत्तर प्रदेश की हम प्राकृतिक सीमा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा की बात करेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक सीमा से 4 प्रश्न आप तैयार करो। पूर्व में जो प्राकृतिक सीमा है किसकी? उत्तर प्रदेश की। जो पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक सीमा है वो किसके साथ लगी है? गंडक नदी के साथ लगी है। और पश्चिम में आप जाओगे तो यमुना नदी के साथ टच कर रही है, मतलब पड़ोसी जिलों से होते हुए आ रही है। और उत्तर की तरफ आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। और दक्षिण की तरफ जाओगे तो आप विंध्यन पर्वत श्रेणी है। तो पूर्व में आप गंडक नदी के साथ, पश्चिम में यमुना नदी के साथ, उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी के साथ और दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रेणी के साथ उत्तर प्रदेश का विस्तार है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका हिस्से में आएगा? तो वो भी भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से, क्योंकि नीचे वाला पार्ट है तो किसका हिस्सा हो गया? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया। गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया। फिर एक प्रश्न और बनता है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग कैसा है? पठारी है, पठार है। पर्वत और पठार में आप लोग शायद अंतर समझते भी हो। सामान्य धरातल से उठा हुआ भाग जिसमें चोटियां नहीं पाई जाती उसको हम पठार कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक पठार है, बुंदेलखंड का पठार। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में एक बुंदेलखंड का पठार है। वहीं से 2 मिलेगा, एक बाघेलखंड का भी पठार हो जाएगा और एक बुंदेलखंड का पठार है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा से एक सहारनपुर से प्रश्न बन रहा है कि सहारनपुर आपका एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं जो है 3 राज्यों से लगी हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के साथ आपकी सीमा लगी हुई है। किसकी? सहारनपुर के साथ।
नीचे देखिए कितना मजेदार, सहारनपुर तो 3 ठीक है, लेकिन सोनभद्र के साथ 4 चाल लगे हैं। कौन कौन लगा है? आगे आइए, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। जबकि मथुरा की अगर हम बात करें, मथुरा की सीमा 2 के साथ लग रही है, हरियाणा और राजस्थान। मथुरा की सीमा अगर आप विस्तृत ध्यान देना चाहते हैं तो ये आपके सारे पड़ोसी जिले हैं, इनको हमने बनाने का प्रयास किया है। आप भी चाहें तो इसको एक बारी बना लीजिएगा। आइए, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन आप देखते हैं। प्राकृतिक विभाजन का मतलब प्रकृति की दृष्टि से देखोगे तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कौन सी क्या चीजें स्थित हैं, प्राकृतिक विभाजन की बात कर रहा है। प्राकृतिक विभाजन में आओ, सबसे पहले कह रहा है कि उत्तराखंड के गठन के बाद, जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र था उसी को तो काट करके उत्तराखंड बनाया गया है। उत्तराखंड अलग से थोड़ी ना बना है, एक जमाने में यूपी का ही पार्ट होता था। तो यूपी के ऐसे क्षेत्र जिसमें ज़्यादा पर्वत वगैरह होते थे उनको अलग कर कर एक 13 जिलों को अलग करके बना दिया गया प्रांत आपका उत्तराखंड। इसके बाद जो बचा उत्तर प्रदेश है उसको 3 भौगोलिक भागों में आप बांट सकते हो। एक होता है भावर यानी तराई क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र, एक मैदानी क्षेत्र होगा और फिर पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र होगा। अच्छा, भावर एवं तराई क्षेत्र की बात करते हैं। तो भावर एवं तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक, सहारनपुर से लेकर के जो कुशीनगर देवरिया तक का क्षेत्र है इसको आप भावर क्षेत्र के अंतर्गत रखते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और नदियाँ यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे तो सीधी सी बात है नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। अच्छा, तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो ये सहारनपुर से लेकर के लगभग कुशीनगर के आसपास तक का ये क्षेत्र है ना, तराई क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि भावर एक दूसरे से जुड़े हैं, भावर और तराई, या दलदली और गाद मिट्टी से युक्त है। इस मिट्टी में धान, गेहूं आदि चीजें उगाई जाती हैं। आगे आओगे मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का विस्तार, मैदानी क्षेत्र के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र के विस्तार की बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? इसका विस्तार यमुना नदी से लेकर के आपका गंडक नदी तक है। मैदानी क्षेत्र यमुना नदी से लेकर के गंडक नदी, जो देखो जो सीमा बन रही है पश्चिम से लेकर के पूर्वी क्षेत्र तक, यानी यमुना नदी से गंडक नदी तक का जो दोआब बन रहा है, दोआब मैदान बन रहा है, उसी को हमने मैदानी क्षेत्र कहा। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काप यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर आपको नीचे लिखा मिल रहा है कि जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर, जो नई जलोढ़ होती है उसको आप खादर कहते हो। फिर कह रहा है कि चंबल और यमुना नदियों के किनारे जो है सर्वाधिक अवनलिका अपरदन प्रभावित क्षेत्र है। कौन से नदियां सर्वाधिक अवनलिका अपरदन प्रभावित क्षेत्रों में बह रही हैं? चंबल और यमुना नदी का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक अवनलिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। अच्छा, दक्षिण के पठारी भाग की अब हम बात करते हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्कन के पठार का दक्षिणी भाग, उसका विस्तार उत्तर में है। दक्कन के पठार का जो दक्षिणी भाग है उसका विस्तार उत्तर प्रदेश में है। इसी के अंतर्गत देखो, अभी मैंने पीछे कहा ना कि बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पार्ट है, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, यहाँ कुल मिलाकर के आपका क्या है? बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार है। हम बात सबसे पहले बघेलखंड के पठार की करते हैं। जो बघेलखंड का पठार है उसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? मिर्जापुर। आपसे पूछेगा बघेलखंड पठार का विस्तार है बघेल मिर्जापुर, बात खत्म। आगे आइए, बघेलखंड पठार की प्रमुख नदी की बात कर ले हैं। बघेलखंड पठार की प्रमुख नदी कौन सी भी है? सोन नदी है। ध्यान देना, सोन नदी बघेलखंड पठार में है, लेकिन सोनाकर पहाड़ी जो है ये बुंदेलखंड पठार में पड़ेगी, मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। ध्यान देना, सोन नदी तो आपकी बघेलखंड क्षेत्र में पड़ जा रही है, लेकिन सोनाकार पहाड़ी जो है वो मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में है। यहाँ एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको हम चलास नाम से भी जानते हैं, चलास नाम से भी जानते हैं। एक यहीं पर पहाड़ी आपकी बनती है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी जो कहाँ बनेगी? मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में एक पहाड़ी, उसका नाम क्या है? कैमूर पहाड़ी। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? शिवालिक पहाड़ियाँ हैं जो नवीन पर्वत श्रृंखला है,
जब गोरखपुर के समीप में पहुंचती हैं तो उनको डुंडवा कहा जाता है। तो शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर में किस नाम से जाना जाता है? डुंडवा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है गोरखपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं विंध्याचल पहाड़ियों का कुछ विस्तार चित्रकूट तक है, यानी विंध्याचल तो चित्रकूट तक फैला ही है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है भैया? सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध होने के साथ साथ यहाँ मानसून का प्रभाव पड़ता है, तो मानसूनी जलवायु है। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंध होने के साथ साथ मानसूनी है, इस वजह से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होगी, और सबसे कम कहाँ होगी? मथुरा में होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है? जून से सितंबर माह में होती है। सबसे ज़्यादा तापमान कब होता है? मई जून में होता है। सबसे कम तापमान कब होगा? दिसंबर जनवरी में होगा। सबसे ज़्यादा गर्मी यूपी में कहाँ पड़ती है? आगरा झांसी में। सबसे कम कहाँ पड़ेगी? आपकी बरेली में पड़ेगी, है ना। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ेगी? आपके बरेली क्षेत्र में पड़ेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मई माह में चलने वाली हवाओं को आप क्या बोलते हैं? लू कहते हैं। सबसे ठंडा महीना आपका वही जनवरी के आसपास का माना जाता है। ठीक, अब आते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करते हैं। अगर नदियों की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले गंगा नदी की बात करते हैं। प्रमुख नदियों में सबसे पहले किसकी हम बात करेंगे? गंगा नदी की बात करेंगे। अब गंगा के बारे में आप भारत भूगोल स्तर पे पढ़ते होंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है? गंगोत्री से हो रहा है ना। गंगा नदी की कई धारा हैं, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, है ना। तो जब गंगा नदी हरिद्वार के समीप मैदानों में प्रवेश कर रही है, कहाँ? मैदानों में प्रवेश कर रही है, उससे पहले जो है गंगा नदी का नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से यूपी में प्रवेश कर रही है? तो आप सब लोग जानिए इसको, बिजनौर है। बिजनौर से प्रवेश करेगी और बलिया से निकलेगी। तो गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश कर रही है? बिजनौर, और बलिया से बाहर निकलेगी। कितने जिलों में बहेगी? 28 जिलों में बहेगी। और हाँ, बहती कितने कितने राज्यों से है इसका देख लो बहाव। अगर बहाव की हम बात करेंगे तो आप यूपी तो समझ ही रहे हैं, उत्तराखंड से आई, यूपी पहुंची, यूपी के बाद बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहुंचेगी, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश पहुंचेगी पद्मा नाम से, फिर ब्रह्मपुत्र नदी में एक धारा मिलेगी, उसका नाम है मेघना नाम से, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। यमुना नदी की हम बात करते हैं। यमुना नदी, यमुना गंगा की भाई सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, लेकिन यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भैया? चंबल। यमुना की चंबल कितने जिलों में बह रही है? 20 जिलों में बह रही है। प्रयागराज में गंगा में मिलेगी। आइए सोन नदी भैया, सोनपरी, है ना, कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक से निकलेगी। सोन नदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी। सोन नदी कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी। उसके अलावा कहाँ जाएगी? उत्तर दिशा में बहते हुए पटना के समीप कहाँ मिलेगी? गंगा में मिल जाएगी। उसके अलावा आगे आइए, गोमती नदी की बात करते हैं। यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ हो रहा है? मैदानों में हो रहा है, मैदानी क्षेत्र से निकल रही है। गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है उसमें एक फुलहर झील है, वहीं से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाएगी आपकी। आगे आइए, रामगंगा नदी, इसको क्या कहते हैं? राम गंगा, तेरी गंगा रथवाहिनी हो गई, राम तेरी गंगा रथवाहिनी हो गई, रथ वाहिनी नदी इसको हम कहते हैं। उत्तराखंड के दूधा टोली पर्वत से निकलती है, गंगा में मिलेगी। इसी नदी के तट पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के तट पर है? रामगंगा नदी के तट पर है। आगे चंबल नदी, चंबल की हम बात करते हैं। तो ये चंबल नदी, ये मालवा का पठार आप जानते हैं, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से, वहीं महू क्षेत्र से निकलेगी और इटावा के समीप यमुना में मिल जाएगी। यमुना किस में मिलती है? गंगा में मिलेगी। ये किस में मिल रही है? चंबल किस में मिल रही है? यमुना में मिल रही है। आइए घग्घर नदी की बात करें, घाघरा जिसको आप कहते हो, सरयू नदी, है ना, गंगा में मिलती है। उसके बाद गंडक सदा नीरा की हम बात करते हैं। गंडक नदी सदा नीरा, यह नदी महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलेगी, त्रिशूल गंगा उसका नाम है ना। और हाजीपुर यानी बिहार के समीप किसमें मिलेगी?
गंगा में मिल जाएगी। इस नदी को सालिग्राम के पत्थर वाली नदी कहा जाता है। किस नदी को सालिग्राम के पत्थर वाली नदी कहा जाता है? आपकी गंडक नदी सही जवाब है। काली नदी की बात करें तो काली को हम क्या बोलते हैं? शारदा नदी कहते हैं। काली नदी को हम शारदा नदी भी कहते हैं। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है और सीतापुर, कहाँ पे? सीतापुर में किस में मिलेगी? गंगा में मिलेगी। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है और राप्ती नदी के तट पर एक आपका शहर है गोरखपुर। गोरखपुर बाबा वाला शहर किस नदी के तट पे है? राप्ती नदी के तट पर है। आगे आइए, देखो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आपको यमुना पता है, और लेकिन यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। अभी पीछे 2-3 बार इसकी चर्चा हो चुकी है। आइए, नदियों के किनारे प्रमुख शहर जो बसे हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। खास करके गंगा नदी के किनारे देखिए, गंगा का चित्र खींचो। चित्रकूट गंगा नदी के तट पे, बिजनौर गंगा नदी के तट पे, मेरठ है आपका, कानपुर वाला क्षेत्र पूरा हो गया, कन्नौज है ना, बनारस है, गाजीपुर है, हापुड़, बक्सर, ये सब किस नदी के तट पे हैं? गंगा नदी के तट पे हैं। आगे आओगे, यमुना को देख लो भाई। यमुना, या से यमुना, का से कौशाम्बी, यमुना, कौशाम्बी, वृंदावन, ये वृंदावन, मथुरा, ये सब किसमें है? यमुना नदी के तट पे। लखनऊ को देख लो, बाबा वाला क्षेत्र गोमती नदी के तट पे। लखनऊ है, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखीमपुर, ये पीलीभीत, ये सब किस नदी के तट पे हैं? गोमती नदी के तट। गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पे। दिल्ली यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी के तट पे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध की चर्चा करते हैं। कौन से? किसकी? बांध की चर्चा करते हैं। राम गंगा बांध, तो राम गंगा बांध सीधी सी बात है राम गंगा नदी पे बनेगा, लेकिन है कहाँ? राम गंगा बंधी कहाँ है? बिजनौर में बनी है। गंगा कहाँ बंधी है? राम गंगा बांध बिजनौर में। रिहंद बांध, रिहंद सोनभद्र पिपरी रिहंद नदी पे। माता टीला बांध, माता ने बेत से झांसा दिया तो बेतवा नदी पे झांसी में। और राजघाट बांध ललितपुर में है, बेतवा नदी पे। तो राजा क्या देते हैं? लालच देते हैं ललितपुर का, और माता क्या देती हैं? झांसा देती हैं। मोहदा हमीरपुर में है। आगे अर्जुन बांध की चर्चा करते हैं। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध कहाँ है? महोबा, है ना। चंद्रप्रभा चंदौली, चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। नवगढ़ भी चंदौली में ही है। गोविंद सागर ललितपुर में है। गोविंद सागर कहाँ है? ललितपुर, गोविंद का सागर ललित है। रोहिणी ललितपुर। परीक्षा कहाँ होती है? झांसे में होती है। परीक्षा कैसे होती है? झांसे में होती है। रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध। माता टीला बांध को हम माता टीला को माता रानी कहते हैं, माता को हम रानी कहते हैं। माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध कह दिया गया। रिहंद बांध को आप गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हो। रिवर फ्रंट विकास परियोजना लखनऊ में गोमती नदी पर है। लखनऊ में किस नदी पर? गोमती नदी पर। एरच बहुउद्देशीय परियोजना आपकी झांसी में है। अब हम लोग सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं। सिंचाई में आइए, सिंचाई व्यवस्था में आओगे, उत्तर प्रदेश में पहले सिंचाई कार्यालय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिंचाई कार्यालय 1823 में कहाँ बनाया गया था? सहारनपुर में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होगी, फिर नहर से, लेकिन नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? रायबरेली में। और ड्रिप सिंचाई तकनीकी से लाभान्वित क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो ड्रिप सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में हो सकती है। अब हम बात करते हैं नहरों की, प्रमुख नहरें। हाँ देखिए इसमें क्या क्या है, प्रश्न क्या क्या बनेगा। पूर्वी यमुना नहर, पहला प्रश्न ये सहारनपुर के समीप में हुआ है। इसका निर्माण उद्गम कहाँ हुआ है? सहारनपुर के समीप। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। सबसे बढ़िया प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी पूर्वी यमुना नहर। पा से पुरानी, पा से पूर्वी यमुना नहर। पुरानी पूर्वी यमुना नहर शाहजहां ने बनवाया था। ऊपरी गंगा नहर की बात करें, यह हरिद्वार के निकट गंगा में निकलेगी। इसका निर्माण कर्नल काटले ने करवाया था। और शारदा नहर, यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर की विशेषता क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील की बात कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों झील देखते हैं भाई। झील झरोखा, या ये ऐसे याद भी करते चलिए आप लोग। झील, झील में आओ, बखीरा,
बखीरा संत कबीर नगर, बखीरा संत कबीर नगर, कबीर नगर कहाँ पे है? बखीरा झील। सूर सरोवर आगरा, कई बार चर्चा हो। करेला ला से लखनऊ, कीठम आगरा, तो सूर सरोवर और कीठम आगरा है। मोती रामपुर में, फुलहर पीलीभीत में है, मोती कानपुर में भी एक है, बरुआ सागर झांसी में है, समसपुर आपका रायबरेली में है। फिर राजा का बांध, राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। बेती प्रतापगढ़ में, गोविंद बल्लभ पंत सोनभद्र में, सुरहाताल बलिया में है, बेला महोबा में है ना। आगे आइए प्रमुख परियोजना की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए, राजघाट बांध परियोजना आपके ललितपुर में है। राजघाट बांध परियोजना का है राजा लालच देते हैं तो ललितपुर में। लालच काहे का देते हैं? बेत का, बेतवा नदी पर। यूपी और एमपी लाभान्वित होंगे। बाण सागर परियोजना ये शहडोल मध्य प्रदेश में पड़ेगी, है ना। यूपी एमपी झारखंड लाभान्वित होंगे, सोन नदी पे है। किस नदी पे है? बाण, सोने का बाण, सोने का बाण, है ना, सोने का बाण, सोने का बाण यानी सोन नदी पे बाण सागर। गंडक नहर परियोजना ये यूपी बिहार नेपाल, यूपी बिहार नेपाल तीनों की संयुक्त परियोजना है और गंडक नदी पे है। हथनी कुंड बैराज परियोजना जिसको हम हथनी परियोजना कहते हैं, तो भैया हाथी कैसी होती है? सराही जाती है सहारनपुर में। हथनी कुंड सहारनपुर में किस नदी पर है? यमुना नदी पर। हथनी कुंड सहारनपुर यमुना नदी पर। लाभान्वित यूपी हो गया आपका, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ये आदि जो सटे जिले हैं वो प्रभावित हैं। गंगा जल परियोजना ये गंगा नदी पर ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद क्षेत्र में बनाई गई। प्रमुख बैराज की हम बात करते हैं। प्रमुख बैराज देख लो, हिंडन बैराज भैया हिंडन नदी पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंडन बैराज हिंडन नदी पे। लवकुश बैराज इसी को कानपुर बैराज भी कहते हैं, गंगा नदी पर कानपुर में पड़ेगा। गोकुल बैराज याद कर लेना, गोकुल मथुरा, है ना, मथुरा में पड़ेगा। गोमती बैराज, गोमती लखनऊ में गोमती नदी है भाई, गोमती लखनऊ में। मध्य गंगा, गंगा नदी पर बिजनौर में। शारदा नदी लखीमपुर खीरी, शारदा खीरी। गिरिजा बैराज घाघरा नदी बहराइच। बाण गंगा परियोजना राप्ती नदी सिद्धार्थनगर। सरयू बैराज परियोजना सरयू नदी बहराइच में है। न्यू ओखला बैराज परियोजना यमुना नदी गौतम बुद्ध नगर। राप्ती बैराज परियोजना राप्ती नदी श्रावस्ती में पड़ जाएगा आपका। घग्घर बैराज परियोजना सोनभद्र में स्थित है, घग्घर नदी पर स्थित। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार की हम बात करते हैं। किसकी बात कर लें? उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार देश का आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। देश का पहला वन्यजीव विहार, देश का जो पहला वन्यजीव विहार है जिसका क्या नाम है? मोतीचूर वन्यजीव विहार। क्या नाम है इसका? मोतीचूर वन्यजीव विहार। ये कहाँ पड़ेगा? आपके उत्तराखंड में पड़ेगा। मोतीचूर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। इसी का वर्तमान नाम क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। मोतीचूर जो वन्यजीव विहार है इसका नाम क्या हो गया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। आगे आइए, देखो एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हैली राष्ट्रीय उद्यान है। जो हैली राष्ट्रीय उद्यान है इसी का वर्तमान नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे आइए, उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका विस्तार आपका पीलीभीत में, लखीमपुर, बहराइच में है। अब हम चिड़ियाघर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं। प्राणी उद्यान जिसको कहते हैं। 3 चिड़ियाघर हैं, एक लखनऊ में है, एक कानपुर में है, एक गोरखपुर में। तो जो लखनऊ वाला है वो सबसे पुराना है, पहला चिड़ियाघर है। इसका प्रारंभिक नाम प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से था। 2015 में इसका वाजिद अली शाह पक्षी विहार कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और अवध का संस्थापक शाहादत खां था। एलन पक्षी विहार कानपुर में पड़ जाएगा।
अशफाकुल्लाह पक्षी विहार जो है वो आपका पड़ जाएगा। देखिए बाघ आरक्षित टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। टाइगर रिजर्व किसकी बात करें हम लोग? टाइगर रिजर्व की। टाइगर रिजर्व में आइए, दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है 1987-88 में क्या किया गया, इसको बनाया गया। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है दो को मिला करके बनाया गया। एक किशन, दूध कौन पीता है? किशन, यानी किशन वन्यजीव विहार। और दूध कैसे पीते हैं? कुटुर कुटुर, यानी कतरनिया घाट। किशन और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को मिला करके दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1987-88 में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व जो है 1987-88 में बन रहा है। आगे आइए, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो अमनगढ़, तो अमन बिजनौर में पड़ेगा। अमन कहाँ पड़ेगा? बिजनौर में पड़ेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो पीलीभीत में पड़ेगा। रानीपुर चित्रकूट, रानी का चित्र खींचो, रानीपुर कहाँ पड़ेगा? चित्रकूट में। उसके बाद वन्यजीव विहार अभ्यारण्य की बात कर ले, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा कहाँ पड़ेगा? चंदौली में भाई, चंद्रप्रभा चंदौली में। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। यह सबसे पहला और पुराना है। किशन लखन, किशन लखीमपुर, किशन क्या करते हैं? लखते हैं इधर उधर, लखीमपुर में पड़ेंगे। कतरेंगे किसको? बहराइच को, बहरनी। रानी अभी देखे, रानी का चित्र की तो चित्रकूट। महावीर स्वामी ललितपुर में, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये सबसे छोटा भी है। इसके अलावा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आगरा और इटावा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? आगरा इटावा में पड़ेगा। कैमूर, मिर्जापुर, सोनभद्र। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक ना, सबसे बड़ा भी है। सोहागी बरवा जो है वो महाराजगंज में पड़ेगा। सोहागी बरवा कहाँ है? महाराजगंज में। सोहेलवा आपका श्रावस्ती बलरामपुर में पड़ेगा। पीलीभीत वाला पीलीभीत में। समसपुरी जो है वो रायबरेली में पड़ेगा। समसपुर कहाँ पड़ेगा? रायबरेली में पड़ेगा। इसके अलावा प्रमुख पक्षी विहार की हम बात करते हैं। किसकी? पक्षी विहार की बात करते हैं। देखो, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। लाख बहोसी कन्नौज में है। सांडी हरदोई में पड़ेगा। समान मैनपुरी में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में। पटना एटा में पड़ेगा। बखीरा संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार की हम बात करें, हाँ यहीं पे देख लो, लाख बहोसी जो है वो सबसे बड़ा है। लाख बहोसी की विशेषता क्या है? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा क्या है? पटना एटा वाला सबसे छोटा है। ओखला गौतम बुद्ध नगर है ही है। उसके बाद सुरहा ताल की हम बात करेंगे। सुरहा ताल कहाँ पड़ेगा? बलिया में पड़ेगा। इसी का नाम लोकनायक पक्षी विहार, जो सुरहा ताल पक्षी विहार है उसका नाम क्या हो गया? लोकनायक पक्षी विहार। और इसी को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। सूर सरोवर की हम बात करें तो सूर सरोवर आपका आगरा में पड़ जाएगा। बेती जो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है ये प्रतापगढ़ में पड़ेगा। उसके बाद पार्वती अर्गा जो है ये गोंडा में पड़ेगा। कछुआ जो है पक्षी विहार ये बनारस में पड़ेगा। उसके बाद शेखा झील, शेखा झील कहाँ पड़ेगी? आपकी अलीगढ़ में पड़ेगी। शेखा अलीगढ़ में पड़ जाएगी। शेखा झील कहाँ पड़ेगी? आपके अलीगढ़ में पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में हाथी मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे? अब विकल्प आप देखना, शिवालिक श्रेणियों के तराई भाग में। हाथी कहाँ पाई जाएगी? शिवालिक पर्वत श्रेणियों के तराई भाग में आपको हाथी मिलेगी। कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र में पाया जाएगा। कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाएंगे? हिमालयी क्षेत्र में। और चिंकारा क्षेत्र में, चिंकारा बिंद क्षेत्र में वनों में पाए जाते हैं। जो चिंकारा होते हैं, चिंकारा जानवर बंदर की प्रजाति, वो बिंद क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। और काला हिरण संरक्षण केंद्र की हम बात करें तो अलीगढ़ में है। ठीक, आगे आइए। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से मिर्जापुर तक जो गंगा नदी घाटी है वहाँ पर है। कुकरेल वन जो है वो लुप्त प्रजातियों के लिए कुकरेल वन लखनऊ में है। ठीक, राष्ट्रीय चंबल नदी वन्यजीव विहार योजना जो है यूपी एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट यही देख लेते हैं। क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 2009 में बिजनौर और सहारनपुर में ये योजना शुरू की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर, इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क इटावा में। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, लायन सफारी
इटावा में है। लेकिन नाइट सफारी की बात करेगा तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। कछुआ पुनर्वास योजना 86-87 में शुरू की गई। मयूर संरक्षण केंद्र आपका मथुरा में है। ओपन तितली परियोजना जो है लखनऊ में वाजिद अली शाह वाले में है। द ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में शुरू की गई। इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश के खनिज हैं, वीडियो एक बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक दूसरा पार्ट भी यूपी स्पेशल का हम लोग लाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप अपने यूट्यूब चैनल को देखें, सुनें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।